So we are studying human excretory system. Human excretory system is mainly made of kidneys, right? तो किडनी का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, बट थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. दिस पार्ट, outer part of the kidney is called as cortex, right? And inner part is medulla. And medulla में क्या होता है? Medulla में there are medullary pyramids. These are the medullary pyramids. Medullary pyramids. तो ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं, दो पिरामिड्स के बीच में ये कॉलम, these columns are called as columns of Bernoulli. Columns of Bernoulli. Now this, ये जो पार्ट है थोड़ा सा नैरो है, this part is called as calyx, renal calyx. दिस पार्ट, ये फनेल जैसा बड़ा पार्ट है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है सब जगह से. सारे ये जो पिरामिड से यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो, यहाँ पे कलेक्ट होगी सेंटर में. दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल पेरिस. एंड ये जो पॉइंट है इसको हाइलोम बोलते हैं, जहाँ से एक ट्यूब एग्जिट हो रही है जिसके अंदर यूरिन रहेगा. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेटर, राइट? सो एंड नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? वेयर आर द नेफ्रॉन्स लोकेटेड? कॉर्टेक्स और पिरामिड दोनों के बीच में होते हैं. जैसे हाफ ऑफ द नेफ्रॉन यहाँ रहेगा एंड हाफ ऑफ द नेफ्रॉन इज लोकेटेड, मोस्टली ऐसा होगा. नेफ्रॉन इज लोकेटेड लाइक दिस. तो और मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं. हाफ पर इसका कॉर्टेक्स में रहेगा एंड हाफ पर मेडुलरी पिरामिड. नाउ नेफ्रॉन का काम क्या है? यहाँ पे ब्लड फिल्टर होगा और ब्लड फिल्टर नहीं है और यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनेगी. तो ये यूरिन कहाँ होगी? पिरामिड में कनेक्ट होगी. देन इट विल कम टू दिस पार्ट कैलिक्स, देन इट विल कम टू पेल्विस एंड देन इट विल कम टू यूरेटर. तो सबसे पहले यूरिन यहाँ है मेडुलरी पिरामिड में, देन इट विल कम टू कैलिक्स, देन इट विल कम टू पेल्विस एंड देन इट विल कम टू यूरेटर. और यूरेटर जॉइन होता है ब्लैडर से, तो यूरिन विल पास ऑन टू ब्लैडर. तो दिस आर द लेवलिंग्स जो हमने फिर से रिवाइज किए. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. नाउ किडनी का स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया है, बट किडनी इज मेड ऑफ मेनली मेडुलरी पिरामिड. जो है ये जो पार्ट है किडनी का, ये पूरा किससे बना है? नेफ्रॉन से बना है. यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. ये और ये पार्ट किससे बना है? नेफ्रॉन से बना है, ठीक है? तो नाउ लेट अस स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी जो है वो नेफ्रॉन से बनी है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी है. तो लेट अस स्टडी दिस पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. क्या काम करता है? रीनल आर्टरी किडनी से कनेक्टेड है ना, एक बड़ा वेसल है रीनल आर्टरी. याद करो, डॉर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी आएगा. रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में एंटर होती है. तो रीनल आर्टरी का एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं, सपोज दिस इज रीनल आर्टरी. अभी हम लोग ऐसे ही इसकी ब्रांचेस होगी और ये रीनल आर्टरी की ब्रांच जो है ये ही नेफ्रॉन का पार्ट है. ओके, रीनल आर्टरी की ये ब्रांच नेफ्रॉन का पार्ट है और दिस पार्ट इज कॉल्ड एज afferent arteriole. आर्टरी आर्टेरियोल, ठीक है? आर्टरी का ही पार्ट है रीनल आर्टरी का.
ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये यहाँ पे जाके सुपर कॉइल हो जाता है, ठीक है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है, वो लोग ऐसा नेटवर्क फॉर्म करता है जाली, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके क्या होगा, बहुत सारी उसकी छोटी 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 ब्रांचेस तैयार होगी, कैपिलरीज बोलो, और वो कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया, ठीक है। ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है इस केस में देखो बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, बट ये ब्रांचेस ऐसी नहीं है, ये ऐसे कॉइल हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। दिस बॉल या फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। और फिर ग्लोमेरुलस से ना एक ये वाइड डायमीटर है, ज्यादा डायमीटर है, पतले डायमीटर की ऐसी ही एक ब्लड वेसल बाहर निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे, ये एफरेंट है बट इसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल, हमने एफरेंट और इफरेंट दोनों वर्ड सुने हैं इसके पहले। एफरेंट जो का मतलब हमने बोला था जो आता है, और इफरेंट को बोला था जो एग्जिट करता है, ई फॉर एग्जिट, ए फॉर आना। तो जो अंदर आ रही है वो एफरेंट है और जो बाहर जा रही है वो इफरेंट है। मतलब ये ब्लड को लेके आएगी, आर्टरी है ना, तो आर्टेरियोल में तो ब्लड को लेके आएगा, और ब्लड यहाँ पे नेटवर्क में से फिल्टर होने वाला है एक्चुअली, और जो यूरिन वगैरह है वो यहाँ फिल्टर नीचे हो जाएगा, और जो अच्छा ब्लड है वो इफरेंट में से चला जाएगा, राइट। यही तो प्रोसेस है ना, फिल्टरेशन। तो ये जो जाली है ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करती है। तो ब्लड विल कम टू एफरेंट आर्टेरियोल एंड यहाँ पे फिल्टर होगा, फिल्टर होके जो चीजें हैं फिल्टर है वो नीचे आ जाएगा, जो यूजफुल चीजें नहीं है, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ब्लड में, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह जो हमारी काम की चीजें हैं वो इस तरफ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और नीचे यूरिन रहेगा, और यूरिन के साथ छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज रहेंगे, आयंस रहेंगे, वाटर आ जाएगा नीचे, वाटर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कुछ जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ब्लड में तो वो वापस इधर चले जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे प्रोसेस। बट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, तो एफरेंट आर्टेरियोल की बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, कॉइल हो गई, वो नेटवर्क बन गया, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। एंड इफरेंट आर्टेरियोल, जो आर्टेरियोल बाहर निकलता है ये जाली में से, दैट इज इफरेंट आर्टेरियोल। नाउ इसके नीचे ना एक ऐसा कप है, कप जैसा स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली ये ग्लोमेरुलस के नीचे, एंड दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल कहाँ पे है? बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के एग्जैक्टली नीचे है, ठीक है। तो ब्लड फिल्टर होके यहाँ आएगा ना, जो फिल्टर है वो पहले यहाँ आएगा बोमन कैप्सूल में, फिर इधर से इधर आएगा, ठीक है। नाउ बोमन कैप्सूल का ये जो पार्ट है इसको नेक बोलते हैं, नेक, ठीक है, नेक ऑफ द कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, क्लियर? ये ग्लोमेरुलस है और ये क्या है? बोमन कैप्सूल है, कप जैसा स्ट्रक्चर। इन दोनों के मिलके बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन बॉडी, और रीनल कार्पस्कल, मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं इन दोनों को मिलके, या फिर बोलते हैं रीनल कार्पस्कल। यहीं पे एक्चुअली फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है, 2-3 टाइम्स होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। अभी तक हमने जो लेवलिंग्स देखे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, आई विल रिपीट अगेन। सबसे पहले जो आर्टरी आ रही है दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, देन नेटवर्क बना रहा है तो ग्लोमेरुलस, देन जो आर्टेरियोल जा रहा है वो एग्जिट कर रहा है इफरेंट आर्टेरियोल,
and cup-like structure below glomerulus is called Bowman's capsule. And together glomerulus and Bowman's capsule are called as Malpighian body or renal corpus. और ये नेक है, नेक ऑफ द Bowman capsule. Now ये जो अब नीचे ट्यूब आई है ना कैप्सूल से नीचे ट्यूब, अब ये ट्यूब बहुत लॉन्ग ट्यूब है और वो ट्यूब को यहाँ से नीचे का जितना भी पार्ट है ना उसको बोलते हैं रीनल ट्यूब. रीनल ट्यूब. ठीक है, ये बहुत लॉन्ग ट्यूब है और ये पूरा पार्ट आगे का क्या है रीनल ट्यूब्यूल. अब रीनल ट्यूब्यूल में भी सब पार्ट्स है. रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, यहां से जाके टर्न ले लिया रीनल ट्यूब्यूल में. दिस इज वन टर्न. This is second term. ठीक है, तो देखो रीनल ट्यूब्यूल, देखो रीनल ट्यूब्यूल लॉन्ग ट्यूब है. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल. अब इसके सब पार्ट्स हैं, जैसे ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक पार्ट है इसका. ठीक है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना ये एक टर्न है और ये एक टर्न है, दिख रहा है ना, ये एक टर्न, ये एक टर्न दिख रहा है, एक टर्न दिख रहा है. तो जो फर्स्ट टर्न है जो Bowman capsule के पास है, पास मतलब प्रॉक्सिमल, P फॉर पास और P फॉर प्रॉक्सिमल. पास मतलब प्रॉक्सिमल, P फॉर पास. और जो दूर है, दूर मतलब D, डिस्टेंस. ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज PCT. इसका फुल फॉर्म हम बाद में देखेंगे. प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वोलेटेड मतलब कॉन्वोलेट हो गई है, टर्न हुई है. और ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वोलेट मतलब टर्न हुआ है. ठीक है, PCT है BCT. तो PCT पास किसके पास है, Bowman कैप्सूल के पास वाला PCT और दूर वाला BCT. ठीक है, और ये जो पार्ट है जो नीचे आया है PCT और BCT के बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट this part is called as loop of Henle. ये पार्ट हेयर पिन जैसा पार्ट लूप ऑफ हेनले. ठीक है, और ये जो एंड पार्ट है यहाँ से यूरिन मेडुलरी पिरामिड्स में जाती है. दिस पार्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. कनेक्टिंग डक्ट मतलब एंड पार्ट है, न्यूरो इसका नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है कनेक्टिंग डक्ट. तो रीनल ट्यूब्यूल ये पूरा जो है वो रीनल ट्यूब्यूल है. बट रीनल ट्यूब्यूल के सब पार्ट्स कौन से हैं, दिस इज PCT, दिस इज BCT. और जो नीचे स्ट्रक्चर आया है वो लूप ऑफ हेनले है और एंड पार्ट जो है वो कनेक्टिंग डक्ट है. नाउ ये जो PCT है यहाँ पे अलग काम हो रहा है, ये रीजन में अलग काम होता है, लूप ऑफ हेनले में अलग काम होता है. लूप ऑफ हेनले के ये लिम्फ को, ये जो पार्ट है ये नीचे जा रहा है ना, देखो यहाँ से यूरिन ग्लूकोज वाटर वगैरह आएगा तो यहाँ से नीचे जाएगा ना. तो इस ये लूप को, इसको बोलेंगे, ये आर्म को बोलेंगे डिसेंडिंग आर्म. डिसेंडिंग आर्म ऑफ द लूप ऑफ हेनले. और इधर से यूरिन वगैरह ऊपर जाएगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग आर्म. असेंडिंग आर्म, ये असेंडिंग आर्म है, ये डिसेंडिंग आर्म है. किसका, लूप ऑफ हेनले का. So write down this. We will again we will the structure of nephron. What is the name of arteriole which is coming inside? Afferent arteriole. Afferent arteriole. इसके थ्रू ब्लड एंटर होगा. एंड दिस afferent arteriole अभी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है और नेटवर्क बन गया है. This structure is called as
ग्लोमेरुलस एंड इससे अराइज होगी एक छोटा डायमीटर की ब्लड वेसल जिसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टरी। इसका देखो डायमीटर बड़ा है, लुमेन बड़ा है, इसका छोटा है। नाउ ग्लोमेरुलस को कवर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर करता है जिसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। तो दिस इज बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलके क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कार्पस। नाउ दिस ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है पूरा, दिस इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स है, अगर एक पार्ट ऐसा है जो इसके पास में है तो वो पार्ट को हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर PCT। PCT ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल के पास है, PCT। तो PCT एक्सटेंड होके उसका एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का ये जो लिंब है वो डिसेंडिंग लिंब है और ये जो लिंब है वो असेंडिंग लिंब है। ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से नीचे जा रही है यूरिन बनने के बाद, सारी चीजें नीचे जा रही है तो डिसेंडिंग लिंब, और ये ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लिंब। फिर ये लिंब से टर्न लेता है तो ये टर्न को we call distal convoluted tubule and then distal convoluted tubule के बाद जो end part है उन्हें collecting इंटरम। Now ये जो efferent arteriole है ना, efferent arteriole आगे जाके ये क्या है बताओ, ये पार्ट है तो लूप ऑफ हेनले को रैप कर लेंगे। उसका रीजन भी है क्यों रैप करती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ से चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से चीजें बॉडी के अंदर वापस जाती है ना, ये जगह में से। तो ये जो इफरेंट आर्टरी है ना, इसके अंदर जाएगी और इसके थ्रू फिर बॉडी में जाएगी। इफरेंट आर्टरी ने किसको रैप किया, देखो लूप ऑफ हेनले को क्यों रैप किया है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना जो हमारे बॉडी के काम की है वो कहाँ एंटर होगी, डिफरेंट आर्टेरियोल के ये वाले पार्ट में। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा, राइट। सो व्हाट इज वाजा रेक्टा? वाजा रेक्टा किसका पार्ट है, डिफरेंट आर्टेरियल का, जो लूप ऑफ हेनले को रैप कर लेते हैं। रीजन क्या होगा, लॉजिकली रीजन सोचो कि ये लूप ऑफ हेनले को रैप कर रहा है, मतलब लूप ऑफ हेनले के अंदर जो चीजें हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए है वो कहाँ आ जाएगी, इट मीन ऑल थिंग्स विल कम इनसाइड वाजा रेक्टा, और यहाँ से जाएगी हमारे सारे सेल्स के पास, सारे बॉडी सेल्स के पास। ठीक है, यहाँ पे आगे मतलब ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड तो सारे सेल्स तक ट्रैवल करता है ना, रीच करता है। तो वाजा रेक्टा, देन कम टू दिस कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है मैं थोड़ा सा अभी बड़ा नाउ वी ऑलरेडी नो कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन वो ऐसे है ना, ऐसे लोकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा निकालती हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेफ्रॉन में यूरिन बन गई है, यूरिन। ओके, तो यूरिन यहाँ से ट्रैवल करके यूरिन में की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पे वाजा रेक्टा के अंदर, एंड यहाँ से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ गई है। ठीक है, तो ऐसे मिलियन नेफ्रॉन्स हैं और मिलियन नेफ्रॉन्स में यूरिन बनेगी और मिलियन नेफ्रॉन्स की यूरिन कहाँ आएगी, उसके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगी, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ड्रॉ किया है, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट हैं। तो सारे
सारे कलेक्टिंग डक्ट्स, मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ जमा हुआ है? देखो पहले तो पिरामिड में जमा हुआ है, फिर कहाँ आ गए? कन्वर्ट हो गए ना, कैलिक्स में आ गया, कैलिक्स में से फिर यहाँ पे ये यूरिन पास ऑन कर देंगे, राइट? तो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स पिरामिड में कलेक्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं और फिर वो आते हैं कैलिक्स में और वहाँ से फिर यूरिन रिलीज कर देते हैं, यहाँ पेल्विस में, पेल्विस से फिर यूरिन करते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट्स बहुत सारे नेफ्रॉन के यहाँ होते हैं, ये याद रखना है। कहाँ पे? मेडुलरी पिरामिड में, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स है ना यहाँ पे, उनकी कलेक्टिंग डक्ट्स भी रहेंगे। तो वाटर एक का डिफरेंट आर्टेरियोल का पार्ट है जो लूप ऑफ रिले को रैप कर रहा है। ओके, इस टॉपिक टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, अभी हमने टाइप नेफ्रॉन देखा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, नाउ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो अगेन आई विल ड्रॉ द फिगर। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो जिनका लूप ऑफ हेनले जो है ना, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है। सपोज दिस इज लूप ऑफ हेनले ना, ये पीसीटी है, ये सीपीटी है, दिस इज लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है, तो ये नेफ्रॉन जो है, दिस इज कॉर्टेक्स रीजन ना, कॉर्टेक्स रीजन में ही वो वहीं पे एंड हो जाते हैं। सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट उनका यहाँ पे लूप ऑफ हेनले शॉर्ट। तो ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में ही एंड हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उनका थोड़ा सा पार्ट लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा ही मेडुला में एंटर होगा, बाहर की तरफ ही रहेंगे ये नेफ्रॉन्स बाहर की तरफ है। देखो फिर से मैं ड्रॉ कर दूँ, दिस इज द किडनी, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करती हूँ। नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में ही है एंड देखो इसका सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट इधर एंटर हो रहा है, ठीक है? तो इसमें लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब पूरा नेफ्रॉन ऐसा समझ लो कॉर्टेक्स में ही है ना, उसका थोड़ा सा ही पार्ट मेडुला में। और व्हाट अबाउट वाजा रेक्टा? वाजा रेक्टा तो बहुत छोटा रहेगा, मतलब वाजा रेक्टा उसका पार्ट है लूप ऑफ हेनले को रैप करता है ना, तो वो तो एक तो रिड्यूस रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही होता है ये नेफ्रॉन का, ठीक है? तो ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। व्हाट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन? नेफ्रॉन विच इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, बाहर की तरफ, और उनका लूप ऑफ हेनले क्या है? शॉर्ट है। कॉर्टेक्स में क्योंकि लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, दैट इज वाजा रेक्टा भी नहीं है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही नहीं है ना, बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है? रिड्यूस है, वाजा रेक्टा जो है रिड्यूस है, मतलब स्मॉल है। लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा दोनों स्मॉल है, ये याद है। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। Whereas normally नेफ्रॉन जो होते हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, दे आर लाइक दिस कि लूप ऑफ हेनले देखो आधा इधर आया है, ठीक है, राइट? कहाँ एंटर हुआ लूप ऑफ हेनले? मेडुला, राइट? मेडुला में दिख रहा है, ये पार्ट में दिख रहा है लूप ऑफ हेनले। ये नेफ्रॉन में क्या था? लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में था और स्मॉल था, राइट? लूप ऑफ हेनले स्मॉल, लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा स्मॉल है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा कहाँ पे क्या है? लॉन्ग है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुला में प्रेजेंट है। तो ऐसे नेफ्रॉन को, ये नेफ्रॉन को हमने कॉर्टिकल बोला था, लेकिन ये नेफ्रॉन को हम क्या बोलेंगे? मेडुलरी, मेडुलरी नेफ्रॉन, या फिर जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मतलब पास, मेडुला के पास वाला, जक्स्टा मतलब पास, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। So there are two types of nephrons.
कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, और जो मेडुला रीजन में है आधा, दैट इज कॉल्ड एज मेडुलरी और एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कहाँ फॉर्म हो रही है? नेफ्रॉन के अंदर। तो afferent arteriole, then this is glomerulus, then efferent arteriole, then cap covering the glomerulus is Bowman's capsule. Together they are called as Malpighian body या फिर renal corpuscle. And पहला जो टर्न है ट्यूब्यूल का, ये renal tubule है. First term is called as PCT, proximal culminating tubule. Then this is leukophil type. Leukophil. Then distal culminating tubule, and then connect here. Descending leaf, ascending leaf of leukophil. Now urine formation में there are 3 steps involved. 3 steps. पहले स्टेप का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्या होगा? ब्लड यहाँ से एंटर होगा थ्रू द afferent arteriole एंड ब्लड यहाँ पे आएगा इन द ग्लोमेरुलस, इनसाइड द ग्लोमेरुलस, एंड देन यहाँ पे जो जाली है इसमें से फिल्टर होगा, यहाँ से फिल्टर होगा, फिर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ये दो के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहां से भी फिल्टर होगा ब्लड, और फिर लास्ट की ये दिख रहा है बौमन कैप्सूल, इसकी जो लाइनिंग है इसमें से भी फिल्टर होगा. और जो नीचे आएगा ना वो यूरिन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी काम की भी चीजें हैं, तो जो नीचे आएगा फिल्टर होकर दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट. ओके, फिल्ट्रेट. और नीचे पता क्या क्या रहेगा फिल्ट्रेट के अंदर? क्या क्या रहेगा? वाटर. वाटर बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है. देन ग्लूकोज आ जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है. एंड ऑब्वियसली नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में यूरिया, यूरिया भी आ जाएगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें नीचे आ जाएगी, और जो ब्लड के प्रोटीन्स है, आरबीसीज है, प्लेटलेट्स हैं, वो इधर इस तरफ यूजफुल चीजें इधर चली जाएगी. बट नीचे क्या है कि वाटर आ गया है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल है ना, तो फिल्टर हो क्या आ गया. इसको आप फिल्ट्रेट को आप प्लाज्मा भी बोल सकते हो. प्लाज्मा मतलब ब्लड में का जो लिक्विड पार्ट है ना, वो यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया. और ब्लड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है. तो ब्लड में का जो लिक्विड पार्ट है नीचे आ गया, सॉलिड पार्ट इधर चला गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए, बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर गए. क्लियर? तो यहाँ पे वाटर है, ग्लूकोज है, आयरन है, नाइट्रोजन बेस्ट है, ठीक है. ये सारी चीजें यहाँ पे. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्यों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से फिल्टर हो रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग देखेंगे आगे 3 जगह पे फिल्टर होता है. यहाँ पे, फिर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच में, वहां से, और बौमन कैप्सूल के लाइन से 3 बार फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ठीक है. और स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल सब नीचे आ जाते हैं, मैक्सिमम वाटर आ जाता है. नाउ सेकंड स्टेप ना, यहाँ पे जो वाटर आया है हमारा, हम लोग यूरिन जो फॉर्म होता है ना, वो होता है 1 लीटर पर डे. ओके, 1 लीटर होता है मैक्सिमम पर डे फॉर्म. बट पता है यहाँ पे कितना आया है? फिल्ट्रेशन रेट क्या है पता है? यहाँ पे आ गया है 180 लीटर. कितना आ गया है? मतलब सारे नेफ्रॉन्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे 100,000 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर हो रहा है, ठीक है. तो
पूरा फिल्टर होकर नीचे आ रहा है 180 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर का है। अब इतना वाटर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम पूरा ब्लड का ही पाइप चला जाएगा ना हमारे बॉडी में से, तो 180 लीटर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, 1 लीटर ही बनाना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बॉडी में क्या होगा कि यहाँ पे जो यूजफुल चीजें हैं, वाटर है, वो यहाँ यहीं से हमारे बॉडी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से चीजें निकल जाएगी बाहर। ये जो 180 लीटर था ना, ये 180 लीटर धीरे 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 करके यहाँ तक जब आएगा ना, तब कितना बन जाएगा, 1 लीटर बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप जो है ना, वो है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब चीजें क्या हो रही है, रीएब्जॉर्ब हो रही है कहाँ पे, बॉडी के अंदर। जहाँ 180 लीटर था ना, 180 लीटर बॉडी को बाहर जा सकता है क्या, नहीं। तो चीजें क्या होगी, बॉडी में वापस जा रही है, तो वापस जाने को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। सेकंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन। कौन कर रहा है रीएब्जॉर्प्शन, बताओ। रीएब्जॉर्प्शन ये कौन सा पार्ट है, रीनल ट्यूब। कहाँ होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीनल ट्यूब में होता है। और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन सही होगा, आयंस का सही होगा, अलग अलग रीजन का अलग अलग रीएब्जॉर्प्शन होगा, ओके। बट ये पूरा पार्ट क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन। और इस तरह से 1 लीटर यूरिन बन जाता है। बट और एक थर्ड पार्ट है, यूरिन तो बन गया 1 लीटर, ये 180 लीटर में बहुत सारी यूजफुल चीजें थी, वो बॉडी को वापिस चले गई, आखिर में सिर्फ 1 लीटर बनता है। बट अभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में, सपोज दिस इज आवर बॉडी, ये बाहर का पार्ट और ये नेफ्रॉन है, तो कोई कोई जो आयरन्स रहते हैं ना बॉडी में बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, तो ये जो ट्यूब क्या करती है, जैसे अंदर से बाहर गई ना, बॉडी को चीजें देगी ना, रीएब्जॉर्प्शन कर दिया ना, अंदर की चीजें यूजफुल चीजें बाहर चली गई ना, तो वैसे अगर बॉडी में कोई चीज ज्यादा है और बैलेंस रखना है ना कोई चीज का, तो वो भी चीज इसके अंदर आ सकती है बाहर से, ट्यूब के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी में अगर आयरन ज्यादा है, तो वो आयरन, हाइड्रोजन आयरन इधर आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ से आएंगे, ट्यूब में से आएंगे। तो थर्ड स्टेप को बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, क्योंकि ट्यूब कर रहा है ना, और जो ट्यूब कुछ सिक्रीट नहीं कर रहा है, ट्यूब क्या कर रहा है, बॉडी से कुछ जो चीजें बॉडी में ज्यादा है, नहीं चाहिए बॉडी को, वो लाके यहाँ पे ला के रख दे रहा है पीसीटी में, तो दैट वो चीजें निकल जाएगी बॉडी से बाहर। बैलेंस मेंटेन कर रहा है ना, किसका बैलेंस मेंटेन कर रहा है, आयरन अगर ज्यादा हो गए तो देखो हमने किडनी में इनिशियली हमने रोल देखा था, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी, क्या है किडनी का रोल, कि ऑल्दो ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन बनाती है, ये और हमने ये भी स्टडी किया था ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब वाटर का बैलेंस रखती है। यहाँ पे अगर ज्यादा वाटर है तो बॉडी में चला जाएगा, बॉडी में ज्यादा वाटर है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा आयरन बैलेंस, अगर बॉडी में ज्यादा आयरन है तो कहाँ आ जाएंगे, वो ट्यूब के अंदर आ जाएंगे और फिर बाहर चले जाएंगे, तो आयरन का भी बैलेंस हो रहा है। तो थर्ड स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे 3 बार फिल्टर हो रहा है। सेकंड फिल्ट्रेट कितना निकाल सकते हो, 180 लीटर है, तो ये पूरा कहाँ जाएगा, बॉडी में वापस चला जाएगा,